महाराव राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का सत्र मंगलवार से यानी कि कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार को पूरी उम्मीद है कि सब मंगल ही मंगल रहेगा, लेकिन विपक्ष की तैयारियों को देखते हुए अमंगल की संभावना भी बन रही है। आइए देखें कि कौन से मुद्दे इस सत्र में गूंज सकते हैं और क्यों ये सत्र हंगामेदार रह सकता है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। आमतौर पर ये एक कर्टसी प्रधान सत्र होता है, पर क्या इस बार भी ऐसा ही रहेगा? कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ ही घंटों के अंदर भाजपा का सड़कों पर प्रदर्शन, कर्ज माफी की कांग्रेस की सुपर फास्ट कवायद, जितने भी हमारे ऋणी हैं उन सबका समस्त लोन माफ होगा। सत्र की बोहनी याद है, सरकार के शॉर्ट टर्म नोटिस पर घमासान, हर बात का मोल है, 2019 का झोल है। रामा श्यामा के सत्र में जुबान की कटार चलेगी, सियासी तलवार चलेगी। 2019 की बिसात पर पहले मुद्दों के मोहरे यहीं सेट किए जाएंगे। विपक्ष के हाथ में इस वक्त एक धारदार हथियार भी है, हलधर पर यलगार। कांग्रेस का किसान कर्ज माफी वाला दाव, वादे के शब्द और क्राइटेरिया में फंसी हकीकत को बीजेपी पूरी तरह निचोड़ना चाहेगी। साथ ही प्रदेश में यूरिया की कमी से हलकान किसानों पर सियासत भी चमकाई जाएगी। इधर मौसम की मार पर भी होंगे वार पलटवार, पाले से खराबे पर भी एक दूसरे के गणित खराब करने पर जोर रहेगा। व्यवस्था पर यलगार, स्वाइन फ्लू की बढ़ती भयावहता के बीच चरमराई चिकित्सा व्यवस्था, आए दिन सामने आ रही आपराधिक वारदातों के बीच सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष माइलेज लेना चाहेगा। वहीं सरकार इस पर तुरंत एक्शन के इंजेक्शन से ऑपरेशन 2019 को साधने का प्रयास करेगी। राजनीति में माहिर खिलाड़ियों को बस एक मौका चाहिए होता है मोहरे फिट करने का, और विधानसभा का सत्र वह मौका दे रहा है। साफ है, कर्टसी वाला सत्र हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि कोई तो वजह रही होगी, यूं ही यलगार नहीं होता, और यहाँ वजह है 2019। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और संवाददाता सुधीर शर्मा साथी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुधीर, आपका रुख करना चाहेंगे, 15 जनवरी से 15वीं विधानसभा सत्र का आगाज, कौन से मुद्दे इस बार रहेंगे खास? सुधीर। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के कर्ज माफी का रहने वाला है। उसकी वजह भी साफ है कि राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्जा माफ करने की घोषणा की, और कर्जे का घोषणा का ऐलान भी कर दिया गया है कि कर्ज माफी होगी, लेकिन पूरी तरह से साफ अभी तक नहीं हो पाया है। इसी को मुद्दा बनाएगी बीजेपी। और दूसरा, जो अभी फसलों के दौरान यूरिया की जो कमी थी और पाले से जो फसल खराबा हुआ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म नोटिस पर विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और उसमें प्रश्नकाल फिलहाल नहीं होगा, इसको मुद्दा बनाने वाली है। यानी 15वीं विधानसभा का ये शुरुआती 3 दिन बड़े शांतिपूर्वक निकलेंगे, लेकिन इसके बाद में विपक्ष के तेवर तीखे होंगे, क्योंकि विपक्ष भी इस बार मजबूत है। 100 के मुकाबले लगभग 99 है, जिसमें कुछ समर्थित कांग्रेस के हैं घोषित के, बाकी बड़ा विपक्ष इस बार सदन में देखने को मिलेगा। ये वही स्थितियां हैं जो 2008 से 2013 के समय थी, और उस समय भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। अब की परिस्थितियों में क्या रहने वाला है, क्या मुद्दे, क्योंकि ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आगे लोकसभा के चुनाव है, लिहाजा विपक्ष इस सरकार को पूरी तरह घेरने के मूड में नजर आएगा। जी सुधीर, तो इस सत्र के शुरुआत के 3 दिन बेहद ही खास रहने वाले हैं। साथ ही संवाददाता गोवर्धन भी हमारे साथ बने हुए। गोवर्धन, सरकार की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि विपक्ष के तेवर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गोवर्धन। बिल्कुल, देखिए, मजबूत विपक्ष सामने है, तो सत्ता पक्ष ने भी अपना फ्लोर मैनेजमेंट मजबूत करने के लिए रणनीति तय की है।
जो मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक है उनकी नियुक्ति कर दी गई है और वो कल से अपना कामकाज विधानसभा में शपथ लेने के साथ ही, विधायक के तौर पर शपथ लेने के साथ ही वो संभाल लेंगे। अभी जो शुरुआती 3 दिन है उनमें 2 दिन तो विधायकों की शपथ में निकल जाएंगे और तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद जो विधानसभा की कार्रवाई चलेगी उसमें सारे मुद्दे आएंगे, शून्यकाल में जो मुद्दे उठेंगे, बहस के दौरान जो मुद्दे उठेंगे, उनमें सरकार को जरूरत पड़ेगी फ्लोर मैनेजमेंट की और इसके लिए बाकायदा जो रणनीति है वो तय कर ली गई है। अभी सचिन पायलट के आवास पर 8 बजे विधानसभा सत्र से ठीक पहले सारे जो कांग्रेस विधायक हैं उनको डिनर दिया जा रहा है। हालांकि ये है डिनर, लेकिन इसमें सरकार का विधानसभा के भीतर जो फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना है, तो कांग्रेस विधायकों के एक अघोषित डिनर पर विधायक दल की बैठक का रूप इसको दिया जा रहा है। हालांकि घोषित रूप से ये विधायक दल की बैठक नहीं है, लेकिन डिनर पर भी हाउस मैनेजमेंट की, फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति उस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। क्योंकि पहला सत्र है इसलिए ज्यादा मुद्दे नहीं है, लेकिन जैसा कि कर्ज माफी और यूरिया संकट, पेयजल, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा मुद्दे रहते हैं और इस पर सरकार को किस तरह से पूरा फेस करना है, मंत्रियों को किस तरह तैयारी के साथ जवाब देना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन उनको दिए जा चुके हैं मंत्रियों को भी कि अपने विभाग की पूरी तैयारी के साथ वो जाएं। बाकी के जो विधायक हैं उनको उनके सपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है कि हंगामा के हालात बनते हैं तो किस तरह से हाउस को कंट्रोल करना है, सारी चीजें हैं उनको लेकर के चर्चा इनफॉर्मली आज हो जाएगी। बाद में विधिवत तौर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक शायद 17 तारीख के आसपास बुलाई जा सकती है, लेकिन रणनीति सत्ता पक्ष ने पहले तैयार कर ली है। जी बिल्कुल गोवर्धन, साथ ही आज लंच में भी डिप्टी सीएम सचिन पायलट के तीखे अंदाज देखने को मिले और उन्होंने कहा कि 2019 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और यूपीए का कुनबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गोवर्धन, बिल्कुल, देखिए आज सचिन पायलट ने पत्रकारों को लंच दिया था, उसके ऊपर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही दावा किया। हालांकि अभी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी इस बार बहुत पहले शुरू कर दी है। जिस तरह विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट डिक्लेयर करने में जो लेट हुई थी पार्टी और उस वजह से नुकसान हुआ था, उससे सबक लेते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट तक वो कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे, उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। तो ये एक बड़ा चेंज इस बार आया है। कल आपने देखा होगा सारे जिलों में जिला कार्यकारिणियों की बैठक बुला करके और कैंडिडेट्स के दावेदार हैं उनके नाम ले लिए गए। हर सीट पर औसतन 15 से 20 दावेदार लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। तो ये कांग्रेस अपने पक्ष में स्थिति मान रही है कि ज्यादा दावेदार तभी होते हैं जब पार्टी के पक्ष में हो। हालांकि ये लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे, माहौल तय करेगा कि नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के लिए लोकसभा विधानसभा का सत्र है कि किस तरह से मजबूत विपक्ष का सामना इस पहले विधानसभा सत्र के दौरान किया जाएगा। और ये विधानसभा सत्र ही, इसमें जो मुद्दे उठेंगे उसके बाद ही लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो विधानसभा सत्र हो रहा है, इसमें सरकार अगर मजबूती से अपना पक्ष रख पाती है तो जनता में परसेप्शन उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो लिहाजा पार्टी ने गोवर्धन, तो कुल मिला के ये सत्र बेहद खास रहने वाला है जिसका आगाज कल से यानी कि 15 जनवरी से होने जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए गोवर्धन बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही सुधीर संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए थे, उनको भी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल यानी कि 15 जनवरी से 15वीं विधानसभा का सत्र का आगाज होने जा रहा है जो कि बेहद खास रहने वाला है। और आपको बता दें कि कल से होने वाले यलगार पर ही हम आज प्राइम डिबेट में बड़ी बहस भी करेंगे। और रुक करता अगली खबर का, राजस्थान की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार यानी कि 15 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस बार नए विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी होंगे, जिनके नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने मुहर भी लगा दी है। पंद्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र 15 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसके अध्यक्ष सीपी जोशी होंगे। राजस्थान विधानसभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनने की परंपरा है, इसीलिए सीपी जोशी का अध्यक्ष निर्वाचित होना तय है। चलिए आपको बता दें कि कौन है सीपी जोशी और कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा। सीपी जोशी का जन्म 29 जुलाई 1950 में हुआ था। उन्होंने एमएससी, एमए, एलएलबी, पीएचडी तक की पढ़ाई की है। जोशी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहे। वो 1980, 1985, 1998, 2003
और 2018 में नाथद्वारा से 5 बार विधायक रहे। 1998 से 2003 तक राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। पंचायती राज ग्रामीण विकास PHED और शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। 2008 में नाथद्वारा सीट से एक वोट से चुनाव हार गए थे। 2009 में भीलवाड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। 19 जनवरी 2011 में केंद्र की यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 22 मई 2009 से 18 जनवरी 2011 तक केंद्रीय पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री रहे। 19 जनवरी 2011 से 16 जून 2013 तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रहे। रेल मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। जाहिर है सीपी जोशी की छवि तेज तर्रार नेता की है। उन्हें संसदीय मामलों की गहरी समझ भी है। शायद इसीलिए उन्हें इस बार विधानसभा को चलाने की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए अब बताते हैं कि हवा महल से विधायक महेश और नावा विधायक महेंद्र चौधरी के बारे में। जन्म तिथि 14 सितंबर 1954। शिक्षा MA MJMC। महेश जोशी दूसरी बार विधायक बने हैं, दोनों ही बार सरकारी मुख्य सचेतक की भूमिका में। 1998 में महेश जोशी किशनपोल से विधायक बने। इस बार महेश जोशी हवा महल से विधायक बने। 2009 से 2014 तक जयपुर से सांसद रहे। और महेश जोशी सीएम अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं। और अब बात करते हैं महेंद्र चौधरी के बारे में। जन्म तिथि 26 जून 1969। शिक्षा BA LLB DCL। महेंद्र चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नावा से दूसरी बार विधायक बने। पहली बार 2008 में नावा से विधायक बने। और महेंद्र चौधरी सीएम अशोक गहलोत के नजदीक माने जाते हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। केंद्र में भी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ये कहना है डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। उन्होंने अपने आवास पर आयोजित पत्रकारों के भोज में ये बयान दिया। पायलट की लंच पॉलिटिक्स। पत्रकारों और नेताओं को दिया लंच। लंच पार्टी के बाद पायलट ने दिया बयान। केंद्र में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार। बढ़ रहा यूपीए का कुनबा। बीजेपी का साथ छोड़ रहे साथी। छोटी मोटी सफलता ही बड़ी कामयाबी की जमीन तैयार करती है, जीत का जज्बा बढ़ाती है। और ये बात सूबे के डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बेहतर कौन जान सकता है। तभी राजस्थान में बीजेपी को चारों खाने चित करने के बाद पायलट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने का दावा कर रहे हैं। सोमवार को अपने घर लंच के लिए जुटे पत्रकारों के सामने पायलट ने बीजेपी पर चिर परिचित अंदाज में हमला बोला। 15 तारीख से लगातार एक हफ्ते तक हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे जयपुर में, और बहुत जल्द अपने लोकसभा के जो हमारे उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर दिल्ली भेजेंगे। चुनाव बहुत दूर नहीं है और जिस प्रकार से खलबली मची है भाजपा के खेमे में, वो साफ दिखता है कि आने वाला चुनाव बीजेपी हारने जा रही है। लगातार एनडीए का जो गठबंधन है वो कमजोर हुआ है। 8 से 10 पार्टियां पिछले 5 साल में एनडीए को छोड़ चुकी हैं। डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बताया, सरकार बनने के बाद राहुल गांधी 9 जनवरी को पहली बार जयपुर आए थे और किसान सम्मेलन में शिरकत की। रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों का आर्थिक संकट उसको समाप्त करना, ये 2 प्रमुख प्राथमिकता हमारी पार्टी सरकार की हैं। तीनों राज्यों में जिस प्रकार से अब सरकार बनी है कांग्रेस की, तो ये आने वाले लोकसभा के चुनावों का भी प्रतीक है। देखना दिलचस्प होगा कि किसान सम्मेलन के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने चली कांग्रेस अपने मिशन में कितना कामयाब होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट।
और अब बात भीषण आग की। जी हां, चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थित बिरला सीमेंट प्लांट में शॉर्ट सर्किट से कूलिंग टावर में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची और करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कूलिंग टावर में रखा करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका था। हुआ शॉर्ट सर्किट से लग रहा है हम लोग को। अभी तक तो प्राइमरी इंस्पेक्शन में और कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं है, कोई आदमी नहीं था अंदर। तो इस वजह से ये है कि आसपास की चीज़ को हम आइसोलेट कर पाए, नहीं तो हमारी वो सीमेंट मिल की बेल्ट है वो बच गया या आगे नहीं बढ़ी। तो इसका देखेंगे। सीमेंट के प्लांट में आग लगने की सूचना पर मैं जाब्ते पर पहुंचा। हिंदुस्तान जिंक, बिरला की और नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची है। प्रारंभिक तौर पे शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है और आगे इनसे जानकारी ली जाएगी। प्रदेश में गिरते पारे के बीच पश्चिमी राजस्थान में स्वाइन फ्लू ने अब तक का सबसे विकराल रूप धारण किया है। जोधपुर शहर में ही पिछले 13 दिन में 2 दर्जन मरीजों की मौत हो चुकी है और 286 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। लगातार बेकाबू होते स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए प्रशासन ने महाअभियान शुरू कर दिया है। स्वाइन फ्लू से निपटने की हर तदबीर जब फेल हो गई तो स्वास्थ्य विभाग को सीएम अशोक गहलोत का नुस्खा याद आया। मुख्यमंत्री ने स्वाइन फ्लू से निपटने में जनता से आगे आने की अपील की थी। इसी सीख पर अमल करते हुए जोधपुर प्रशासन ने स्वाइन फ्लू को लेकर महाअभियान शुरू कर दिया है। शहर के 65 वार्डों में 1000 लोगों की टीम घर घर दस्तक देकर स्वाइन फ्लू लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित कर उनको टैमी फ्लू बांट रही है। इस टीम में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ समेत प्रशासन के तमाम कर्मचारी घर घर दस्तक दे रहे हैं। यही नहीं, जोधपुर में तैनात 25 RAS अफसर इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। साहब के निर्देशानुसार हमारी एक बैठक भी जो गत दिनों में कुछ कैजुअलिटीज़ प्लस पॉजिटिविटी ज़्यादा आई, तो हमने ये निर्णय लिया कि वृहद स्तर पे अपन को, व्यापक स्तर पे ये अपने को कार्य करना है और 2.5 लाख घर जो अपने सिटी में हैं इनको मैक्सिमम कवरेज करना है। ऑलमोस्ट हम चाहेंगे कि 100% ही कवर करें। स्वाइन फ्लू पर सख्त रुख अख्तियार कर चुकी सरकार मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कोई मुरव्वत नहीं करने जा रही। अब तक कई लापरवाह सरकार की मुस्तैदी का मजा चख चुके हैं। इलाकों में भी जो स्क्रीनिंग हो रही है वो निश्चित तौर पे जो इस तरह से यहाँ की जा रही है वहाँ भी की जा रही है और उसमें जरा हम तेजी ला रहे हैं और उनको सख्त निर्देश किए हैं कि इसकी कहीं अगर कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इसमें लापरवाही बरतता है। आपको बताते चले कि जोधपुर शहर में ही पिछले 13 दिन में 2 दर्जन मरीजों की मौत हो चुकी है और 286 मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। बहरहाल महाअभियान तो शुरू हो गया है, पर अगर ये मुहिम कुछ दिन पहले शुरू हो जाती तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। और अब बात मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के मौके पर आज देश के कई जगहों पर लोगों ने स्नान किया और नदियों में डुबकी लगाई। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार, गंगसागर और नर्मदा नदी की है, जहां पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वडोदरा में मकर संक्रांति की धूम है। दान, पुण्य और स्नान का सिलसिला भी लगातार जारी है। आसमान पतंगों से अट गए हैं। चारों तरफ वो काटा वो मारा का शोर सुनाई दे रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस पर्व से जुड़ी 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सीकर, अजमेर, भरतपुर और दौसा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने आज अपने आवास पर पतंगबाजी की। सीएम के बेटे वैभव गहलोत और उनकी पोतियों ने भी पतंगबाजी की। इस दौरान सीएम निवास पर दिव्यांग भी पतंग लेकर पहुंचे थे। इससे पहले सीएम ने दिव्यांगों के साथ पतंग उड़ाकर उनका हौसला बढ़ाया।
सीएम निवास पर कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी पतंग लेकर पहुंचे थे। उनके साथ भी सीएम ने पतंगबाजी की। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज खास अंदाज में मकर संक्रांति मनाई। वसुंधरा राजे ने 9 साल की बच्ची पारुल को तिल के लड्डू खिलाकर संक्रांति मनाई। दरअसल पारुल दिल की बीमारी से जूझ रही थी और जिसका हाल ही में सफल ऑपरेशन भी हुआ है। पारुल अपने पिता के साथ राजे आवास पहुंची और पूर्व मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान राजे ने बच्ची को तिल के लड्डू खिलाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। साथ ही मकर संक्रांति के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने साधु संतों से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। आरबीएसके में मैम ने और मोदी जी ने ऑपरेट करवाया है, इसलिए मैम को और मोदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मैं बहुत आभारी हूँ, खासतौर से मैम का, कि उन्होंने सपोर्ट किया इस बारे के अंदर। एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली ओके। सर्जरी हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी था इनका एंड मेजर ऑपरेशन था एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली ओके। अभी इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइन्स स्थित आवास पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी और पतंग उड़ाई। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से संवाददाता प्रेम मीणा ने बात की। मकर संक्रांति का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ है राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। आइए उनसे बात करते हैं, वो किस तरह इस पर्व को मना रहे हैं। सर, आज मकर संक्रांति का पर्व है, आप प्रदेशवासियों को किस तरह का संदेश देना चाहते हो? मैं मकर संक्रांति की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान इस मकर संक्रांति से एक नई शुरुआत करे, नई सरकार बनी है, लोगों के मन की भावनाएं पूरी हो और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ सके। भगवान इस तरह की पावर हमको दे कि जिससे प्रदेश के जनता के मन की बात को समझकर हम वो सब काम कर सकें। भगवान प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए, हर आदमी की मनोकामना पूरी करे। आज सकरात है, जयपुर की सकरात स्पेशल होती है, पतंग उड़ाई जाती है। मैं भी पतंगबाजी कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अब सरकार हमारी आ गई है, लोगों के बीच में जाएंगे, जनता की चौपाल पर, कच्ची बस्ती में, गरीब के सड़क पर, सब जगह जाकर हाथ जोड़कर लोगों के मन की बात सुनकर काम करेंगे। कोई घमंड नहीं होगा, कोई बीच में दूरी नहीं होगी, जनता से सीधा संवाद होगा, क्योंकि जनता ही इस सरकार की मालिक है। कांग्रेस सरकार का हर प्रतिनिधि जनसेवक बनकर काम करेगा। हम सेवक है, जनता मालिक है। सरकार की नीतियां आपको नज़र आएगी ज़मीन पर, धरातल पर, जहां लोगों को रिलीफ मिलेगा। हमने लोगों से अपील किया कि कहीं आपकी कोई अच्छा योजना हो, कहीं आपके मन में कोई विश्वास हो जो सरकार को वो आइडिया दे सकते, तो आइडिया हमको दे। हम उस आइडिया से भी, यदि अच्छा आइडिया स्टेट के हित में, कहीं डिपार्टमेंट में सुधार हो सकता है उनके आइडिया से, तो हम उसको भी लागू करेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि आम जनता के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो प्रोग्राम बनाए हैं, उनको कड़ाई से लागू किया जाएगा और आम जनता को बड़ी राहत मिले। गहलोत सरकार इसी उद्देश्य के साथ काम करेगी। कैमरामैन मान सिंह के साथ प्रेम मीणा, न्यूज 18 जयपुर। और अब ले चलते हैं आपको सीधा जयपुर और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि जयपुर में किस तरह मकर संक्रांति के पर्व पर आसमान जगमग हो उठा और आतिशबाजी का दौर वहां पर शुरू हुआ। ये तस्वीरें जयपुर से है। लैंप लाइटिंग का लोगों ने लुत्फ उठाया। तो आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है राजधानी में, गुलाबी नगरी में मकर संक्रांति के मौके पर। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा है। आसमान में आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है। लैंप लाइटिंग को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत नजारा, आकर्षित करने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर। रुक करते अगली खबर का। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह की जुबान अब भी बेकाबू है। पहले पत्थर का जवाब AK-47 से देने की बात करने वाले जगत सिंह ने अब की बार बीड़ी और बोतल की बात कर ही है।
होलिया खत्म। अब जो दूसरा है उसको या तो प्यार से मनाओ या पने से मनाओ, और बीड़ी का बंडल उठाओ और बोतल उठाओ और गाड़ी में बैठो और करो प्रचार और करो फतेह। प्यार, बीड़ी और बोतल की बात करने वाले ये जनाब पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के लाल हैं। बीएसपी के टिकट पर रामगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की 100 की गिनती 100 तक न पहुंच जाए, लिहाजा सरेआम अपनी सभाओं में बीड़ी और बंडल की बात कर रहे हैं। और बीड़ी का बंडल उठाओ और बोतल उठाओ और गाड़ी में बैठो और करो प्रचार और करो फतेह। ऐसा नहीं है जगत सिंह सिर्फ बीड़ी और बंडल की बात करते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक जनसभा में वो पत्थर का जवाब AK-47 से देने की बात भी कर रहे थे। साथ ही सीएम अशोक गहलोत से लेकर पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक को चुनाव में देख लेने की बात कही थी। और पत्थर का जवाब AK-47 के साथ करता हूं मैं। तो आ जाओ अशोक जी और आ जाओ मोदी जी और आ जाओ वसुंधरा जी, सबको पेटी पैक करके भेजूंगा। ऐसा नहीं है कि जगत सिंह रॉ में बोल जाते हैं। दरअसल जगत सिंह जानबूझकर ऐसा बोलते हैं, क्योंकि रॉ में बोलते तो बाद में माफी मांगते या फिर मीडिया पर ही बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते, लेकिन वो तो अपने बयान पर कायम रहने की बात करते हैं। मेरी प्रतिक्रिया तो बस कुछ नहीं है, पत्थर कोई फेंकेगा तो AK-47 तो चलेगी। चलना चाहिए आप कह रहे हैं? चलना चाहिए नहीं है कि चलेगा। दिसंबर में राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह की मौत की वजह से रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए चुनाव टाल दिए गए थे। यहाँ 31 जनवरी को वोटिंग होनी है और इसी के लिए बीएसपी के टिकट पर खड़े हुए जगत सिंह अनाप शनाप बयान देकर पब्लिक और मीडिया का टेंशन पाने की जुगत में है। लेकिन बिगड़े बोल से क्या जगत जनता का दिल जीत पाएंगे? राजेंद्र प्रसाद वर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, अलवर। बेनामी संपत्ति के खिलाफ आयकर विभाग ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें करोड़ों रुपए की अघोषित आय में प्रयोग की गई जमीन को अटैच किया गया। इस रिपोर्ट में पूरे प्रॉपर्टी स्कैम को देखिए। स्कूल संचालक का स्कैम, आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बेनामी संपत्ति को किया सील, संचालक का काम, ड्राइवर का नाम। जितना बड़ा ये स्कूल है उतना बड़ा इस स्कूल के मालिक का स्कैम है। शातिर स्कूल संचालक ने बेनामी संपत्ति के स्कैम के लिए अपने ड्राइवर को मोहरा बनाया, ड्राइवर की आड़ में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। इस बेनामी संपत्ति का खुलासा उस वक्त हुआ जब बांसवाड़ा में आयकर विभाग की बेनामी निषेध यूनिट ने बेनामी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 28 बीघा और 10 बिस्वा जमीन पर काटे गए 192 प्लॉट प्रोविजनली अटैच कर दिए हैं। जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन न्यू लुक स्कूल ग्रुप के प्रदीप कोठारी की है। कोठारी ने इस काले सौदे के लिए स्कूल बस के ड्राइवर रामलाल नीनामा के नाम का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि आयकर विभाग की उदयपुर अन्वेषण शाखा ने पिछले महीने न्यू लुक स्कूल ग्रुप के कई प्रतिष्ठानों पर आयकर अधिनियम के तहत सर्च कार्रवाई की थी। इस दौरान विभाग को कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिनसे खुलासा हुआ कि ये जमीन प्रदीप कोठारी ने बस ड्राइवर रामलाल के नाम पर खरीदी है। इसके बाद अन्वेषण शाखा ने ये मामला जांच के लिए बेनामी निषेध यूनिट को सौंप दिया था, जिसके बाद जांच रिपोर्ट का खुलासा हुआ कि जमीन कुल 14 अलग अलग विक्रय पत्रों के जरिए नीनामा के नाम से खरीदी गई। इतना ही नहीं, इन प्लॉट्स का भू रूपांतरण नगर परिषद से करवाया गया, जिसके लिए करीब 1.5 करोड़ का भुगतान भू रूपांतरण को किया गया था। बांसवाड़ा से राकेश शर्मा और आशुतोष की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।